मूवी कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जब मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ बिलियनियर टोनी स्टार्क पर अचानक हमला होता है। हमला करने वाले उन्हीं की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जल्द ही टोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बुलेट प्रूफ वेस्ट के बावजूद टोनी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। ये एक टेररिस्ट किडनैपिंग होती है, लेकिन कहानी 36 घंटे पहले की तरफ जाती है। टोनी का बाप हावर्ड स्टार्क एक मशहूर वेपन्स डेवलपर था। टोनी को छोटी उम्र से ही जीनियस माना जाता था और अपने डैड की डेथ के बाद उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज का काम संभाला। ओबादाया स्टेन, जो टोनी के डैड का दोस्त था, टोनी की मदद करता था। जेम्स रोड्स, जो मिलिट्री लिएज़ॉन है, टोनी को एक अवार्ड देना चाहता है, लेकिन टोनी की गैर हाजिरी में ओबादाया उसकी कमी को पूरा करता है। टोनी अपनी लाइफ एंजॉय करने में मसरूफ होता है। उसे अपनी लग्जरियस जिंदगी की ज्यादा परवाह नहीं थी, खासकर जवान और अट्रैक्टिव रिपोर्टर्स को भी। लेकिन जब एक रिपोर्टर उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहलाकर इल्जाम लगाती है, तो उसका कहना ठीक होता है। लेकिन टोनी का चार्म और उसका मालिबू बीच फ्रंट विला उसे भी ये बात पर नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है। टोनी की असिस्टेंट पेपर पॉट्स उसका हर काम संभालती है, जबकि टोनी अपने प्रोजेक्ट्स में मसरूफ रहता है और अपना बर्थडे भी भूल जाता है। जब टोनी मिलिट्री मीटिंग के लिए लेट होता है, रोडी इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होता कि उसे इंतजार करवाया गया। लेकिन टोनी की गैर जिम्मेदारी हाई लाइफ अपने एक यूनिक स्टाइल के साथ आती है। टोनी अफगानिस्तान जाता है ताकि अपने नए जेरिको मिसाइल्स को यूएस आर्मी के सामने प्रेजेंट करे, और यहीं से उसकी मुसीबत शुरू होती है। सर्जरी के बाद टोनी होश में आता है एक गुफा में, जहां उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया होता है। ये बैटरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाती है, जो टोनी के दिल तक पहुंचने वाले धमाके के छोटे छोटे टुकड़े को रोकने में मदद कर रही होती है। एक डॉक्टर जिसे कैद किया हुआ होता है, उसने टोनी की जान बचाई होती है। एक टेररिस्ट ग्रुप जिसे 10 रिंग्स कहते हैं, टोनी से डिमांड करता है कि वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए। टोनी को मजबूर किया जाता है कि वो चोरी हुई वेपन्स के साथ काम करे, लेकिन टोनी जानता है कि टेररिस्ट उसे फिर भी मार देंगे, चाहे वो उनका काम कर ही क्यों न ले। डॉक्टर टोनी को हिम्मत दिलाता है कि वो कुछ करके अपनी जान बचाने की कोशिश करे, इसलिए टोनी मटेरियल की डिमांड करता है ताकि काम शुरू कर सके। सबसे पहली चीज जो टोनी बनाता है वो एक छोटा आर्क रिएक्टर होता है, जो सिर्फ वक्ती तौर के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है। टोनी मिसाइल नहीं बना रहा होता, बल्कि अपनी आजादी का रास्ता तलाश कर रहा होता है। उसके लोगों को तब तक शक नहीं होता जब तक उनका लीडर रजा खुद देखने नहीं आता, और फिर वो काम की डेडलाइन और छोटी कर देता है। जब आखिरी पीसेस कंप्लीट हो जाते हैं, टोनी अपना आयरन आर्मर पहन लेता है। गार्ड्स को शक हो जाता है, लेकिन आर्मर को शुरू होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए डॉक्टर उनका ध्यान हटाकर टोनी के लिए वक्त खरीदता है। जब टोनी अपने आर्मर का पावर ऑन करता है, तो वो टेररिस्ट का खात्मा करना शुरू कर देता है। आर्मर में चलने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी देखने वालों में डर पैदा करता है। रजा टोनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी का एक इम्प्रोवाइज्ड मिसाइल उसे पत्थरों के नीचे दबा देता है। अफसोस, डॉक्टर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और मौत के करीब होता है, क्योंकि उसके घर वाले पहले ही मर चुके होते हैं। जब टोनी और डॉक्टर कैद में थे, डॉक्टर ने टोनी से गुजारिश की थी कि वो अपनी जिंदगी जाया ना करे। डॉक्टर की मौत टोनी को झटका देती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत संभाल कर टेररिस्ट का सामना करता है और उनका सफाया कर देता है। वो 4 लोगों को जलाकर उनका चोरी हुए वेपन्स तबाह कर देता है। टोनी पर फायरिंग होती है, लेकिन वो अपना रॉकेट एस्केप एक्टिवेट कर लेता है। टेररिस्ट का बुनियाद एक जबरदस्त धमाके के साथ तबाह हो जाता है, मगर टोनी का सूट रिपर्पस पार्ट से बना होता है, इसलिए वो रेगिस्तान में क्रैश कर जाता है। खुशकिस्मती से बाराकस ने मिलिट्री को अलर्ट कर दिया होता है और रोडी की क़यादत में मिलिट्री टोनी को बचाने आ जाती है। जब टोनी अमेरिका वापस आता है, पेपर उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। टोनी फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जहां शील्ड का एजेंट कॉल्सन पेपर से राब्ता करता है। टोनी अपने तजुर्बे के बाद बिल्कुल बदल चुका होता है और फौरन अपनी कंपनी के वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने का ऐलान करता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है,
और ओबादाय को ये बात हजम नहीं होती। ओबादाय टोनी पर नाराज होता है क्योंकि टोनी ने कंपनी को खतरे में डाल दिया होता है और अब आर्क रिएक्टर से क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहा होता है। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नाकाम शो पीस थी जो सिर्फ हिपीज के खुश करने के लिए थी, लेकिन टोनी ने इसका काम करने वाला वर्जन बना लिया और अपने सीने में लगा लिया। कंपनी के लिए हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे होते, लेकिन टोनी बिजी था और अपने मिनी रिएक्टर को अपडेट कर रहा था। बेचारी पेपर को मदद करनी पड़ती है जब वो पुराना रिएक्टर टोनी के सीने से निकालती है। बगैर इसके टोनी मर जाता, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है। टोनी पेपर से कहता है कि पुराने रिएक्टर को फेंक दो। अब टोनी के जहन में एक नया प्लान है, मार्क 2। वो इसे अपने घर में रखता है और कंपनी के सर्वर से दूर रखते हुए अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाता है। हेल्पफुल रोबोट आर्म की मदद से वो लगभग खुद को मारने के करीब होता है, जबकि रजा अब भी जिंदा है और मार्क 1 के बचे हुए हिस्से इकट्ठा कर रहा होता है। पेपर टोनी को बताती है कि ओबादाय उससे मिलने आया है और इसी दौरान टोनी फिर से अपनी जान खतरे में डाल लेता है। बोर्ड टोनी को कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके फैसले से उनकी शेयर प्राइस गिर गई थी। ओबादाय सिफारिश करता है कि टोनी अपने आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, लेकिन टोनी का प्लान कुछ और होता है। टोनी अपने राज अपने सीने तक रखना पसंद करता है। उसका फ्लाइट सूट प्रोजेक्ट अब आखिरकार अपनी शक्ल लेना शुरू करता है। चीजों को बर्बाद करने के बावजूद टोनी अपना बैलेंस ढूंढ लेता है और कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेता है। फिर टोनी हिम्मत करके फौरन टेस्ट फ्लाइट के लिए निकलता है। इस सूट में एक एआई सिस्टम होता है जिसे जारविस कहते हैं, जो सूट की टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है। लेकिन टोनी को इनवर्स आइकरस का डोज मिलता है जब वो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता है और सूट कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो शटडाउन हो जाता है। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर एंट्री करता है तो वापस जमीन पर आता है और घर में एक पुराना यादों भरा तोहफा मिलता है जो पेपर ने बनाया होता है, पहला रिएक्टर। इन्वेंटर होने के तौर पर टोनी फौरन मार्क 3 के लिए नए इम्प्रूवमेंट शुरू कर देता है, जिनमें एक गोल्ड टाइटेनियम एलॉय भी शामिल है जो फ्रीज नहीं होती। वो जारविस को ऑटोमेटेड असेंबली का जिम्मा देकर एक रेड कारपेट फंड रेजर के लिए निकलता है जो उसके नाम पर होती है। ओबादाय उसे देखकर हैरान होता है और कोल्सन टोनी से तहकीकात के लिए टाइम मांगता है। टोनी पेपर को डांस के लिए ले जाता है और उनके दरमियान एक खास लम्हा होता है। पेपर नहीं चाहती थी कि वो भी सिर्फ एक और लड़की बनकर रह जाए, लेकिन छत पर वो दोनों लगभग किस कर लेते हैं। लेकिन टोनी ड्रिंक्स लेने चला जाता है, लेकिन इस दौरान एक पुरानी रिपोर्टर वापस आती है और टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन सप्लाई करते रहने का सबूत दिखाती है। ओबादाय ने टोनी को उसकी अपनी कंपनी से निकालने के लिए प्लानिंग की थी और छुपकर वेपन्स प्रोडक्शन को उसकी पीठ पीछे चला रहा था। 10 रिंग्स अब भी अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे हैं और टोनी खामोशी से गुस्से में मार्क 3 फ्लाइट सूट पहन लेता है। वहां गांव के लोग टेररिस्ट के हाथ मारे जा रहे होते हैं, लेकिन टोनी उनका हिसाब चुकाने आ जाता है नए जेट थ्रस्टर्स के साथ। इस सूट में और भी पावर थी और टोनी उनका कमांडर उन्हीं लोगों के हाथ में छोड़कर निकल जाता है जो उसके जुल्म का शिकार हुए थे। टोनी को एक टैंक का शेल लगता है, लेकिन सूट बहुत टफ होता है और वो उनके फोर्सेस और वेपन्स को तबाह कर देता है। अमेरिकन एयर फोर्स जो एरिया को मॉनिटर कर रही थी हैरान होती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। रोडी टोनी को कॉल करता है ताकि पता करे कि ये सब क्या हो रहा है और शायद कोई पुराना वेपन स्टैक इन्वेंटर इसमें शामिल हो। जब टोनी से पूछा जाता है कि क्या उसी एरिया में है जहां वो किडनैप किया गया था, कुछ पता है, तो वो अपने आप को मासूम दिखाता है, लेकिन उसे 2 अमेरिकन फाइटर जेट से बचना पड़ता है जो उसे एक अनजान दुश्मन समझकर शूट डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो मुश्किल से बचता है और मिलेनियम फैल्कन स्टाइल में छुपने के बाद एक F-22 जेट डैमेज हो जाता है
जब पायलट का पैराशूट नहीं खुल रहा होता, टोनी फौरन जाता है और पायलट की जान बचा लेता है। रोडी इस हादसे को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहकर कवर कर लेता है ताकि टोनी पर कोई शक ना हो। जब टोनी मुकाबले से जिंदा वापस आता है तो वो पेपर को देखकर शॉक होता है। इस दौरान रेगिस्तान में ये भी मालूम होता है कि ओबादाय न सिर्फ रजा को सीधा वेपन सप्लाई कर रहा था, बल्कि टोनी के कॉन्वॉय पर हमला करवाने वाला भी वही था। रजा ने मार्क 1 सूट के कुछ हिस्से रिकवर कर लिए हैं, लेकिन अब तक उसके पास काम करने वाला पावर सोर्स नहीं होता। लेकिन ओबादाय को अब रजा की जरूरत नहीं होती और वो अपनी आर्मर्ड फोर्सेस के साथ आखिरी बचे हुए 10 रिंग्स के लोगों को मार देता है। टोनी जो अपनी कंपनी से दूर कर दिया गया होता है, पेपर से मदद मांगता है। वो चाहता है कि पेपर ओबादाय के ब्लैक मार्केट डीलिंग्स की इंफॉर्मेशन हासिल करे ताकि वो आखिरी वेपन्स को तबाह कर सके। पेपर पहले मदद करने से घबराती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि टोनी अपनी जान खतरे में डाले, लेकिन टोनी अपने फैसले पर पूरी तरह से कायम होता है जो उसे सही लगता है। टोनी के पास अब सिर्फ पेपर होती है और पेपर भी उसके लिए वही जज्बा महसूस करती है, इसलिए वो टोनी की पुरानी ऑफिस में जाकर फाइल्स हासिल करती है। लेकिन इसके अलावा उसे ये भी पता चलता है कि ओबादाय एक नया सूट बना रहा है और टोनी पर हमले में शामिल था। उसी वक्त ओबादाय वहां आ जाता है तो पेपर अपने आप को संभालते हुए पुरसुकून रहकर सिचुएशन को हैंडल करती है। जब तक फाइल का डाउनलोड कंप्लीट होता है वो अपने बहाने से रूम से निकल जाती है, लेकिन ओबादाय को शक होता है। पेपर बिल्डिंग से निकलने में कामयाब होती है सिर्फ इस वजह से कि शील्ड का एजेंट कोल्सन वहां दोबारा आया होता है ताकि तहकीकात की मीटिंग का इंतजाम कर सके। जब ओबादाय के जुर्म का पर्दाफाश होने वाला होता है तो वो अपनी डेवलपमेंट टीम पर प्रेशर डालता है कि सूट को जल्दी से कंप्लीट करे, लेकिन उसके साइंटिस्ट के पास छोटा आर्क रिएक्टर काम करने वाला नहीं होता जो सूट के लिए जरूरी है। ओबादाय के साइंटिस्ट के पास इतना स्किल नहीं होता कि वो इतना छोटा रिएक्टर को दोबारा बना सके, इसलिए वो टोनी पर अपना सोनिक टेजर इस्तेमाल करता है जो उसे कुछ वक्त के लिए पैरालाइज कर देता है और फिर आर्क रिएक्टर को सीधा उसके सीने से खींच लेता है अपने असली रंग दिखाते हुए और टोनी को मरने के लिए छोड़ देता है। पेपर शील्ड की मदद से रोडी को बताती है कि क्या हो रहा है, जबकि टोनी कोशिश करता है कि वो ओरिजिनल यानी पहले वाले रिएक्टर तक खुद को खींच सके। जब वो दिल की धड़कनें बंद होने का शिकार होता है तो वो लगभग नहीं बचता, लेकिन एक रोबोट आर्म उसकी मदद करता है और उसकी जान बचा लेता है। ओबादाय अपने आयरन मंगर सूट में रिएक्टर इंस्टॉल करता है और रोडी टोनी को खड़े होने में मदद करता है, ये बताते हुए कि पेपर 5 शील्ड एजेंट्स के साथ अरेस्ट करने के लिए गई है। लेकिन टोनी को पता होता है ये काफी नहीं होगा, इसलिए वो उनकी मदद के लिए निकल पड़ता है और वो बिल्कुल सही है। ओबादाय एजेंट्स को जल्दी से खत्म कर देता है और ऑलमोस्ट पेपर को मारने ही वाला होता है जब टोनी वक्त पर आकर बचा लेता है। अगर टोनी का सूट स्पोर्ट्स कार है तो आयरन मंगर एक टैंक है और एलए की गलियों में लड़ाई के लिए स्टार के पास वो असली गुफा में बना रिएक्टर है जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी है। टोनी आसमान की तरफ जाता है और आयरन मंगर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। एयरफोर्स जेट्स को भेजना चाहती है लेकिन रोडी मना कर देता है। टोनी चढ़ाई करता रहता है लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है, लेकिन वो अपने अहम ऊंचाई तक पहुंचता है और ओबादाय का सूट फ्रीज हो जाता है और सिर्फ इमरजेंसी पावर बची रहती है। टोनी मुश्किल से उतरता है लेकिन आयरन मंगर अब भी पीछा करता है और मारने का ट्राई करता है, लेकिन टोनी मुश्किल से बच जाता है। इसलिए वो पेपर को कहता है कि कंपनी के बड़े रिएक्टर को ओवरलोड करे जब वो वक्त खरीदता है ताकि ओबादाय को सही पोजीशन में खींच सके, लेकिन ओबादाय काफी मजबूत होता है और उसे नीचे गिरा देता है। टोनी को पता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं करनी, इसलिए वो पेपर से कहता है कि रिएक्टर को उड़ा दो। एक बड़ा एनर्जी वेव दोनों तरफ से चलता है और 4 सूट्स को कमजोरी महसूस करवा देता है और आयरन मंगर रिएक्टर
रिएक्टर के अंदर गिरकर अपनी मौत को पहुंच जाता है। टोनी का जिस्म खुद को बचा लेता है और वो अचानक से रिएक्टर के बाहर गिर जाता है। अगले दिन जब रोडी और एजेंट कोल्सन टोनी की जगह पर एक कवर स्टोरी देते हैं ताकि वो मीडिया की नजरों से दूर रहे, तो पेपर टोनी को उनके छत पर गुजरे हुए खास लम्हे की याद दिलाती है। लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि जब वो ड्रिंक्स लेने गया था और फिर वापस नहीं आया, इस वजह से टोनी को उदासी का सामना करना पड़ता है। टोनी को सुपर हीरो होने का शोर पसंद है और वो दुनिया को बताता है कि वो आयरन मैन है, और यही मूवी कहानी खत्म हो जाती है।